नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की कई सीटों पर हम प्रतिदिन हर दिन चर्चा करते हैं, क्योंकि 243 सीटें हैं और सभी सीटों पर एक साथ बता पाना वीडियो लंबा भी होता है, इसलिए प्रतिदिन हम 5 सीटों की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जिन सीटों की हम चर्चा करने वाले हैं, चुनावी टक्कर है। आज तारीख हो गई 31 अक्टूबर। 4 दिन महज शेष बच गए अब प्रचार प्रसार में फर्स्ट फेज के वोटिंग के 6 नवंबर को 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो पहले फेज के चुनाव के प्रचार प्रसार के महज 4 दिन बच गए और इन 4 दिनों में धुआंधार प्रचार होना है। आज जिन सीटों की हम चर्चा करने वाले हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। वो सीटें हैं दानापुर, ओबरा, वैशाली, केसरिया और बिहार शरीफ, यानी कि चारों तरफ घूमेंगे। जी बिल्कुल, हर तरफ की जानकारी लेनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं दानापुर की सीट के। पटना के दानापुर सीट आप जान रहे हैं, ये भी काफी हॉट सीट हो चुका है। देखिए आलोक जी, इनमें कई क्षेत्रों में दूसरे चरण में भी चुनाव होंगे, लेकिन आज दानापुर की चर्चा करें। केसरिया में भी शायद दूसरा ही चरण है जी। तो आज दानापुर की चर्चा करें, उसके पहले मोकामा की चर्चा आवश्यक है। मोकामा की जो आग है, मोकामा की जो गोली है, वह चुनाव को कहां तक प्रभावित करेगी। मोकामा पटना जिले में है और मोकामा जातीय गर्व भी है, जातीय लड़ाई का केंद्र भी है। तो मोकामा की लड़ाई, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की लड़ाई, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह बनाम दुलारचंद यादव तो नहीं रहे, मतलब उनके जो उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी की लड़ाई। और वहां किस तरीके का ध्रुवीकरण होता है, जातीय गोलबंदी होती है। इसका इफेक्ट कहां तक जाता है? हाँ, इफेक्ट कहां तक जाता है? क्या उसका प्रभाव लखीसराय में दिखेगा? क्या उसका प्रभाव सूरजगढ़ में दिखेगा? क्या उसका प्रभाव बरबीघा में दिखेगा? क्या उसका प्रभाव शेखपुरा में दिखेगा? क्या उसका प्रभाव मुंगेर जमालपुर में दिखेगा? क्या उसका प्रभाव जहानाबाद में दिखेगा? तो ये सारे क्षेत्र हैं, वहाँ शांति रहे। सबसे पहले तो इस बात की प्रार्थना हम लोग को करनी चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पुलिस क्या एक्शन करती है, रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने देखा कल दुलारचंद यादव की मौत हुई, जिसे हत्या कहा जा रहा है, और फिर आज किस तरीके से बीना देवी जो राजद की प्रत्याशी हैं उनके काफिले पर, और फिर शव यात्रा के दौरान, मतलब मोकामा गर्म है। गोली चलने की खबर आई, गोली चलने की खबर भी आई। मोकामा गर्म है और इस गर्मी में मोकामा का नतीजा क्या निकलेगा? अनंत सिंह के पक्ष में निकलेगा, सूरजभान सिंह के पक्ष में जाएगा, या पीयूष प्रियदर्शी कोई खेल कर देंगे? यह देखने की बात है कि वहां भूमिहार मत में कितना विभाजन, यादव किसके साथ, राजद के साथ, या यादव और धानु की गोलबंदी, क्योंकि ये दोनों जातियां अब तक चुनाव में साथ नहीं रही हैं, ठीक है, लेकिन जो परिस्थिति जन्य हालात हैं उसमें क्या समीकरण होते हैं। खैर चलिए, तो हमने मोकामा की बात कर ली, अब चलते हैं दानापुर। जो आपने कहा दानापुर, देखिए पटना का शहरी इलाका, और पटना का डाक बंगला तो फेमस है ही, लेकिन अब कहा जाता है कि पटना का जो सगुना मोड़ है वह नया डाक बंगला है। और पटना शहर में जो पुराने लोग बसे रह गए, अब नए लोगों के लिए पटना में जो मुख्य पटना है वहाँ कुछ खरीद पाना असंभव सा है, ठीक है ना। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि इसी पटना शहर में आप तो अमीर वाले श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी पटना शहर में आप हैं। जो नए लोग हैं वह दानापुर के लिए ही सोचते हैं। अब दानापुर भी सस्ता नहीं रहा, ठीक है ना। और नई आबादी भी बहुत है, बड़ी बस गई है बिहार के विभिन्न हिस्सों से। और जो नई आबादी है उसमें स्थायी आबादी भी है और अस्थायी आबादी भी है। तो देखिए, जिन लोगों ने मकान ले लिया, उनकी मर्जी हुई तो वे यहाँ के वोटर बन गए, या फिर अपने गांव के ही वोटर रहे या जिला के वोटर रहे। जो किराए के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि देखिए पटना शहर में किराया लेना बड़ा मुश्किल है। दानापुर में बहुत तेजी से विस्तार हुआ, अपार्टमेंट्स बने और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनी। ये देखिए ना, क्रिस्टल अपार्टमेंट, जहाँ एक से एक वीआईपी रहते हैं। क्रिस्टल तो है ही, देखिए क्रिस्टल तो हाई फाई है ना, मतलब मिडिल क्लास के लिए भी है और वास्तु विहार जैसा भी है। तो वहाँ जो किराए वाले हैं वो वहाँ के वोटर नहीं है। तो देखिए, दानापुर में लड़ाई नहीं महालड़ाई है, टक्कर नहीं महाटक्कर है। और किसके किसके बीच है? यहाँ जनसुराज नहीं है। जनसुराज के जो बेस्ट उम्मीदवार थे वह नामांकन का पर्चा भरने के पहले ही अमित शाह के यहाँ पहुंच गए थे। तो यहाँ सीधी और सीधी लड़ाई है रीतलाल यादव।
रीतलाल यादव भागलपुर में है, भागलपुर जेल में है। और राम कृपाल यादव, रीतलाल यादव 2020 के जीते हुए विधायक हैं और राम कृपाल यादव 2024 के हारे हुए सांसद हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम कृपाल यादव भले ही पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से हार गए, लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में दानापुर विधानसभा क्षेत्र में राम कृपाल यादव को बढ़त मिली थी। मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, जो सांसद बन गई, उन्हें 82,299 या 83,299 मत आए थे और राम कृपाल यादव को 1,01,169 मत आए थे। तो लोकसभा चुनाव में राम कृपाल यादव ने बढ़त बना ली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का मूड अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो आपको पता है कि हमने बताया कि रीतलाल यादव नहीं है, तो रीतलाल यादव भीतर हैं। तो रीतलाल यादव की पत्नी, रीतलाल यादव की बेटी अपने पति और पिता के लिए वोट मांग रही हैं। राम कृपाल यादव के साथ संपूर्ण एनडीए है, मतलब नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के तो उम्मीदवार ही हैं, चिराग पासवान हैं। तो राम कृपाल यादव की पहचान, रीतलाल यादव की पहचान दोनों स्पष्ट है, दोनों का अपना अपना आधार है, और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि देखिए चुनाव के दिन, मतलब 6 नवंबर को किसके वोटर अधिक निकलते हैं, बूथ तक पहुंचते हाँ, किसके वोटर बूथ तक पहुंचते हैं। जिनके वोटर अधिक निकल गए वह चुनाव जीत जाएगा। बूथ प्रबंधन रीतलाल यादव की अनुपस्थिति में कैसा होता है, यह भी बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो यहां लड़ाई, देखिए यहां लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। और आपने देखा कि जिस दिन नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे थे राम कृपाल यादव, उस दिन योगी आदित्यनाथ आए थे, फिर रोड शो करने दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, हाँ, लेकिन रीतलाल यादव की लड़ाई को मीसा भारती ने टेक ओवर करके रखा है, क्योंकि मीसा भारती ने ही टिकट दिलवाया और मीसा भारती ने ही जीत की गारंटी ली है। वहां के सांसद भी हैं, तो लड़ाई नहीं, महालड़ाई, चेहरे की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है और सब कुछ की लड़ाई, यानी कि इसको आप रामकृपाल वर्सेस मीसा भारती भी अगेन कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रामकृपाल वर्सेस मीसा। हाँ, देखिए आपको पता ही है ना कि आरजेडी के समक्ष भी संकट था कि रीतलाल यादव के अलावा वहां लड़ने वाला कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार दानापुर का खिलाफ फतह करने वाला नहीं मिल रहा था। इसलिए आखिरी मौके पर मीसा भारती ने बिट्टो लगाया और बीजेपी के समक्ष भी संकट था। आशा सिन्हा नहीं जीत सकती थी रीतलाल यादव से, तो राम कृपाल यादव को लाया गया। बाकी जितने यादव जो स्थानीय थे, सनोज यादव, बेला यादव, ये यादव, वो सब मतलब उदास हो गए। तो यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है और यहाँ की लड़ाई में वही जीतेगा जो वोटर को घर से निकाल लेगा और बूथ तक पहुंचा देगा और फिर बूथ पर वोट दिलाकर। हम देख रहे थे एक चीज, दोनों जगह पर की बात करें, दोनों जगह पर सेंटिमेंट्स का बहुत खेल हो रहा है। नहीं, सेंटिमेंट्स का खेल होगा ना, हाँ, सेंटिमेंट्स का खेल होगा ना। राम कृपाल यादव के साथ क्या सेंटिमेंट्स है, लोकसभा चुनाव हार गए। रीतलाल यादव के साथ क्या सेंटिमेंट्स है उनके समर्थकों में कि प्रशासन ने उन्हें जेल भिजवा दिया, जब वे नहीं है तब उनके घर पर छापेमारी हो रही है। और राम कृपाल यादव की अपनी छवि है, लोग यह भी देख रहे हैं कि राम कृपाल यादव चुनाव जीत गए तो राम कृपाल यादव बिहार सरकार में मंत्री भी हो सकते हैं। नंद किशोर यादव को टिकट नहीं मिला, राम सूरत राय को टिकट नहीं मिला, तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है, काम निकल सकता है जो अपने भविष्य देख रहे हैं। तो हम चलिए, हम दानापुर की बात हमने कर ली और हम जरा फिर आते हैं ओबरा सीट में भी यादव की संख्या बहुत है, यादव मतदाताओं की संख्या। मैं पिछले दिनों ओबरा गया था और वहां की हवा कुछ अलग कह रही है कहानी। वहां अभी आरजेडी के ऋषि यादव चुनाव जीते हुए हैं, कांति सिंह के बेटे हैं, हालांकि हैं वो बहुत सरल स्वभाव के, नहीं बहुत सरल स्वभाव के हैं और तेजस्वी यादव के सच्चे दोस्त हैं और किसी डिस डैट में नहीं रहते हैं, अग्रम बग्रम नहीं रहते। ये कमीशन नहीं, कमीशन भी छोड़ दीजिए, उग्र स्वभाव नहीं है। किसी को धमकाना, किसी को डांट देना, किसी को अपमानित कर देना, जिन बातों से आरजेडी बदनाम हो जाती है वो गुण इनमें बिल्कुल उस स्वभाव के ये नहीं है। ये तेजस्वी यादव वाले ऋषि यादव हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। लेकिन परिस्थितियां यहां विषम है। देखिए यहां त्रिकोणीय लड़ाई है। ऋषि यादव हैं, प्रकाश चंद्रा हैं, यह सीट एनडीए में एलजेपीआर के खाते को गई, हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर।
और सुधीर शर्मा है जनसुराज की, वह भी जाने पहचाने चेहरे हैं। यहाँ भूमिहार मत भी ठीक ठाक हैं। बीजेपी के पुराने नेता रहे, फिर बीजेपी से बाहर आए और अब जनसुराज में, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने क्यों कहा कि यहाँ की परिस्थितियां भिन्न हो गई। ऋषि यादव कैसे जीते थे 2020 में, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए वहां 5 लोगों की लड़ाई थी और उन 5 लोगों की लड़ाई में ऋषि यादव चुनाव जीत गए थे। 2020 में चिराग पासवान हनुमान बने हुए थे, अकेले लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी ओबरा में जो प्रकाश चंद्रा अब भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, वह चिराग के उम्मीदवार थे उस वक्त भी। हाँ, और नंबर 2 पर वे ही थे। नंबर 2 पर थे। नंबर 2 पर वे ही थे। 40,994 मत उन्हें आए थे। 63,662 मत आए थे ऋषि यादव को, जो जीते थे। तो मतलब करीब 23,000 मतों से जीत हार। तो जो प्रकाश चंद्रा को वोट मिले थे वह चिराग पासवान के वोट नहीं थे सर, वह प्रकाश चंद्रा के अपने रिश्तों के, अपनी पहचान के और अपने बूते का वोट भी था। तो देखिए प्रकाश चंद्रा 40,994 मत लाकर चुनाव हार गए। वहां देखिए जेडीयू लड़ा था एनडीए के अंग के रूप में। सुनील कुमार उम्मीदवार थे, उन्हें 25,234 मत आया था तीसरे पर। चलिए तीसरे पर अजय कुमार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे, आरएलएसपी के, उन्हें 19,879 वोट आया था। और प्रमोद सिंह चंद्रवंशी इंडिपेंडेंट थे, 7,736 मत आया था। अब देखिए प्रकाश चंद्रा के 40,994, सुनील कुमार जेडीयू के 25,234, अजय कुमार रालोसपा के 19,879, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी इंडिपेंडेंट के 7,735 मत। इन चारों मतों को जोड़ लीजिए। क्यों हम कह रहे हैं जोड़ने के लिए? ये चारों आज एनडीए के हिस्सा है। एनडीए मूड वाले वोटर्स। हाँ, एनडीए मूड वाले वोटर्स हैं। ये चारों एनडीए के हिस्सा और एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रकाश चंद्रा। तो ये चारों के मत प्रकाश चंद्रा, सुनील कुमार, अजय कुमार और प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को 2020 में मिले मतों की संख्या हो जाती है 93,842। और जीते कितना मत लाकर थे? तो ऋषि यादव जीते थे 63,662 मत लाकर। तो 63,000। हाँ, तो अब तो लड़ाई हो गई कठिन, लड़ाई होगी कठिन, क्योंकि एनडीए जो है संयुक्त है। उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है? उनके साथ प्लस पॉइंट है कि मुकेश सहनी आ गए। मुकेश सहनी आ गए, मल्लाहों का वोट ऐड हुआ, मल्लाहों का वोट ऐड होगा। और इधर सब लोग एक साथ हैं। चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सब लोग एक हो गए। तो यहाँ की लड़ाई सुधीर शर्मा जनसुराज, देखिए हर क्षेत्र में जनसुराज का अपना मत हो गया है। कितना मत हुआ है यह चुनाव परिणाम बताएगा। और यदि प्रशांत किशोर पहुंचते हैं वहां तो देखने की बात होगी। तो सुधीर शर्मा को जो मत मिलेगा वह नुकसान पहुंचाएगा प्रकाश चंद्रा को। लेकिन फिर भी जो लड़ाई है ऋषि यादव और प्रकाश चंद्रा में, उसमें अभी प्रकाश चंद्रा को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई। एक अच्छी बात मैंने वहां देखी थी, इनका हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा एक एसोसिएशन है, ग्रुप है जी। आप रहें कहीं भी रहें, वो रहें या ना रहें, आपको अगर मदद की जरूरत है, चाहे खून देना हो, चाहे राशन देना हो, अब तक पहुंच जाएगा। देखिए ये तो 5 साल काम होता है। जो भी जनता के नेता है उन्हें ये सब काम करना चाहिए। और देखिए ऋषि यादव को भी कह लिया ना, ऋषि यादव को कोई फोन करता है तो वो फोन उठाते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ गुमान में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। ये तो सिंपल है। हाँ, तो सिंपल वे में। चलिए, तो ओबरा की लड़ाई थी जो हमने अपनी चर्चा की है। अब आते हैं जरा वैशाली पर। वैशाली में चले आते हैं। बाप रे, वैशाली में तो टिकट दिलाने के लिए कितना माथापच्ची हुआ। वैशाली गणतंत्र की जननी। यहाँ तो देखिए महागठबंधन का खेल तेजस्वी यादव ने बिगाड़ दिया, समझे ना। यहाँ तो खेल बना हुआ। कैसे रात में ज्वाइन कराया गया? और नहीं, अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के चुनाव जीते हुए विधायक हैं। बिशन पटेल से उनका क्या रिश्ता है आपको पता ही है। और पिछली बार मतलब 2020 में कांग्रेस के इंजीनियर संजीव कुमार मात्र 7,413 मतों से चुनाव हारे थे, ठीक है ना। अब सोचिए, इंजीनियर संजीव कुमार, इस बार भी सबको पता था कि कांग्रेस में डीके शिव कुमार के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार इंजीनियर
संजीव कुमार है। जब कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया, सिंबल बांटना शुरू किया, तो सबसे पहला सिंबल इंजीनियर संजीव कुमार को ही मिला था। तब तक आरजेडी में शुरुआत भी नहीं हुई थी। हाँ, तो इंजीनियर संजीव कुमार महागठबंधन के प्रत्याशी हो गए। और चांसेस कितने फेयर कि सिद्धार्थ पटेल और बिशन पटेल का रिश्ता आपको हमने बता दिया। 7,413 मतों से ही हारे थे, मतलब मामूली मतों के अंतर से हारे थे। इस बार बिशन पटेल स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात की कल्पना तो नहीं की जा सकती है। जो मिलेगा वह सिद्धार्थ पटेल का कट्टा, तो इंजीनियर संजीव कुमार का चांसेस फेयर होता। लेकिन खेल क्या हुआ कि पता नहीं तेजस्वी यादव को कांग्रेस के युवा नेताओं से क्या परेशानी है। प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के 3 अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक इंजीनियर संजीव कुमार वैशाली से, दूसरे ललन यादव सुल्तानगंज से, और तीसरे बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास। तीनों के खिलाफ देखिए, वैशाली में और सुल्तानगंज में राजद ने उम्मीदवार दे दिया। हाँ, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार है इंजीनियर संजीव कुमार और ललन यादव सुल्तानगंज में। हाँ, ठीक है ना। और शिव प्रकाश गरीबदास बछवाड़ा में है, वहां वामपंथ ने दे दिया। तो ये पता नहीं कौन सा खेल हुआ। आज भी वैशाली में लोगों से पूछिएगा कि 2020 में भले इंजीनियर संजीव कुमार चुनाव हार गए, लेकिन वह लगातार क्षेत्र में बने रहे। और यदि कुशवाहा राजनीति को साध रहे थे तेजस्वी यादव, तो यहाँ तो इस बार महागठबंधन, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना था। क्या पहुंचाना था? किस तरीके से आपने देखा कि रात को अजय कुशवाहा को शामिल कराया गया, और इनको संतोष कुशवाहा को। तो अजय कुशवाहा यहाँ राजद के उम्मीदवार बन गए हैं। ये तो लोजपा में थे। वैशाली चलिए, वैशाली में आज भी लोग कहेंगे महागठबंधन के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव कुमार हैं। इसलिए कहेंगे कि 5 साल क्षेत्र में वही दिखते रहे हैं। और यदि आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यदि वहां जोर लगा दें, तो महागठबंधन की सीट इंजीनियर संजीव कुमार वहां निकाल ले सकते हैं। लेकिन अब तो डिवीजन हो गया। हाँ, अब डिवीजन हो गया है, तो इसलिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन यदि जोर लगा लें, जिस तरीके से गौराबुराम में जोर लगाया है तेजस्वी यादव ने, वहां जाकर संतोष सहनी के लिए, हाँ, संतोष सहनी के लिए खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ भाई, संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अफजल अली खान नहीं है, उनको भरोसा रखना चाहिए, उनको विश्वास रखना चाहिए कि उनके लिए बहुत जगह मुकेश सहनी ने कुर्बानियां दी हैं, कुछ जगहों पर आरजेडी कुर्बानी दे रही है। एमएलसी बनाने तक की बात कर, एमएलसी बनाने तक की बात हो गई जी। तो अब हम आते हैं, जरा वैशाली की सीट हम आ गए, हम जरा चलते हैं केसरिया जी। केसरिया में शालिनी मिश्रा हैं। हाँ, शालिनी मिश्रा हैं। सामने में महागठबंधन से कौन, तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वरुण है शायद, डॉक्टर वरुण विजय वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वर सिंह के बेटे हैं। महेश्वर सिंह के बेटे। देखिए, अब केसरिया, चंपारण की बात कर रहे हैं, केसरिया का क्या महत्व सब लोग जानते हैं। शालिनी मिश्रा कौन है? कमला मिश्र मधुकर की बेटी, चंपारण में वामपंथ के पुरोधा, जिनकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है, जिनकी सादगी की मिसाल आज भी दी जाती है। और जब लोग कमला मिश्र मधुकर का नाम लेते हैं, तो लोग उन्हें आदर और सम्मान के साथ। और शालिनी मिश्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, पढ़ी लिखी हैं, और अपने पिता के सपनों को, अपने पिता की पूंजी को, राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, पारिवारिक पूंजी, उसे सहेजने को, मतलब राजनीति में कुछ लूट लेने को नहीं आई, देने को आई, और अपने पिता के सपनों को नीतीश कुमार के साथ जुड़ी। जब किसी को कोई अच्छा जॉब हुआ तो वो तो अपने देश में खुश और कई कोनों के संघर्ष में 2020 का चुनाव जीत गई। ठीक है, फिर क्षेत्र में ही रही। ठीक है, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और मिलनसार हैं। इसमें कहीं कोई, इसमें मुद्दों पर लड़ाई लड़ना भी जानती है। मुद्दों पर विधानसभा में आपने देखा है, लड़ाई जानती है। मुद्दों पर लड़ाई भी, यादव को तो छोड़ती नहीं, हाँ, लड़ाई लड़ लेती हैं, और कोई शिकायत ये नहीं। अब देखिए 2025 के चुनाव में क्या हुआ। वरुण विजय वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वरुण विजय के पिताजी महेश्वर सिंह स्वयं 2020 में चुनाव लड़े थे, और दूसरे स्थान पर भी नहीं थे। अच्छा, ठीक है ना, दूसरे पर भी नहीं थे। और उसके पहले भी एक बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं केसरिया, महेश्वर बाबू, तब भी वह दूसरे पर नहीं थे। ठीक है, दो बार पिता को पराजय मिली है। अब यहाँ देखिए, वरुण विजय को टिकट दिया गया वीआईपी के खाते से, और यहाँ
देखिए कैसे कैसे खेल खराब हो रहा है। यहाँ जनसुराज पार्टी लड़ा रही है नाज अहमद उर्फ पप्पू खान, मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। साफ साफ केसरिया में जाइएगा देखिएगा तो मुसलमान जो है जनसुराज के साथ खड़े हैं, जैसे हमने कहा था दरभंगा ग्रामीण में मुसलमानों किसान पप्पू खान। हाँ, तो अब समझ लीजिए जब मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए तो नुकसान किसका हो रहा है? वरुण विजय महेश्वर सिंह जाति से राजपूत, तो यह सीट गई वीआईपी को। और जब वीआईपी की बात होती थी केसरिया में तो मुकेश सहनी की पार्टी का मतलब होता है सर्वोच्च प्राथमिकता मल्लाह सहनी को। तो यहाँ जो वीआईपी के मल्लाह के नेता थे, मल्लाह भी यहाँ हैं, सहनी भी यहाँ हैं, जो वीआईपी का झंडा यहाँ उठा रहे थे, उनका नाम विनोद बेदर्दी। और विनोद बेदर्दी वरुण विजय को टिकट मिलने के पहले तक डंके की चोट पर कहते थे कि हमें ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा। नामांकन की तैयारी कर ली थी, मल्लाह हम हैं, पार्टी हमारी है, तो टिकट किसी दूसरे को कैसे मिलेगा? लेकिन टिकट मिल गया वरुण विजय को। परिणाम क्या हुआ? विनोद बेदर्दी चुनाव में निर्दलीय आ गए हैं। मल्लाह का सेंटिमेंट अलग जा गया है। यहाँ भी अलायंस काम नहीं करेगा। और देखिए इतना ही खेल नहीं है, अब एक है रामशरण यादव, ये भी बड़े दबंग वाले हैं। दबंग वाले मतलब जनता की नजरों में उस तरीके से दबंग नहीं, राजनीतिक रूप से, मतलब बल से नहीं, ठीक है ना। और इन्होंने चुनाव लड़ा तो कभी 23,000 मत लाया, कभी इन्होंने 17,000 मत लाया, पिछले बार भी लाए थे जनबली। तो सोचिए, नाज अहमद उर्फ पप्पू खान, विनोद बेदर्दी और रामशरण यादव किसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वरुण विजय पूरी तरह से डैमेज। हाँ, अब देखिए, और केवल इतना ही खेल थोड़े है। पिछले बार 2 कुशवाहा लड़ गए थे तो शालिनी मिश्रा के वोट थोड़े कम हो गए थे। आरजेडी ने 2020 में संतोष कुशवाहा को टिकट दिया था, ठीक है, तो वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार। लेकिन नहीं लड़ रहे हैं तो निर्विकार भाव से स्वतंत्र हैं, जिसको जहां मर्जी है दो। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा बिहार में किसके वोटर हो जाते हैं? एनडीए के। राजेश कुशवाहा जिन्हें बेटिकट किया गया था 2020 में जी, वह भी चुनाव लड़ गए थे। जो 2024 में वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, और फिर हार। हाँ, तो फिर यह टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो यह भी स्वतंत्र हो गए हैं। भाई तुमको वरुण विजय को देना है, वरुण विजय को दो, तुमको क्या बोलता है शालिनी मिश्रा को देना है, शालिनी मिश्रा को दो, ठीक है ना। भले ही वो माइक से कुछ कहें, लेकिन जो आंतरिक संवाद है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है कि कोई दबाव नहीं है। और एक थोड़ा महेश्वर सिंह का वो बयान भी काफी वायरल। चलिए उस बयान को, हाँ देखिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। तो ये केसरिया की चर्चा हो गई। उसके बाद हम आते हैं अंतिम सीट जो है बिहार शरीफ जी, नालंदा आते हैं। यहाँ पर भी रस्म का लड़ाई चल रही है, हालांकि कुछ सीटों पर गठबंधन ने अच्छी टक्कर दी है। देखिए बिहार शरीफ, वहाँ डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के मंत्री भी बने, नीतीश कुमार के साथ रहे या नहीं रहे, चुनाव जीते हैं, कुशवाहा हैं। और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ उन्हें मंत्री बनाया। 2015 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन बना लिया था और उन्हें विश्वास था कि नालंदा की सभी सीटें जीत लेंगे लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर, तभी भी डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से चुनाव जीत गए थे। अब देखिए महागठबंधन में क्या हुआ। यह सीट 2020 में राजद लड़ी थी और सुनील साव, क्योंकि राजद ने 2020 में यह सोचा कि मुसलमान को टिकट देते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ठीक है, और किसी एक मुसलमान को टिकट देते हैं तो कई मुसलमान खड़े हो जाते हैं। तो वहां सुनील साव को चुनाव लड़ाया गया, सन ऑफ भागवत प्रसाद या कुछ भी, जो भी, क्योंकि दोनों ही सुनील थे इसलिए सन ऑफ लिखा जाना था। सुनील साव ने मजबूत लड़ाई लड़ी और इस बार भी टिकट के सबसे प्रबल दावेदार सुनील कुमार ही थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने यह देखा कि मुसलमानों की लंबी फहरिस्त है, सुनील साव भी हैं, तो यह सीट ही छोड़ दी। यह सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। और उधर मोहम्मद कामरान का टिकट कट गया गोविंदपुर में। वही बैकफायर कर गया। कितना दूर है गोविंदपुर बिहार से, इस बात को समझिए। तो यह सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। 3 मजबूत मुसलमान उम्मीदवार थे आरजेडी के, पप्पू खान, दानिश मलिक, आयशा फातिमा। तो देखिए आयशा फातिमा और दानिश मलिक खुले मन से, भारी मन से, मंझले मन से
अब महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हैं, लेकिन पप्पू खान ने तो बगावत कर दी। क्या क्या कहा वीडियो में आपने सुना था, हमने भी सुना था। अब देखिए टिकट मिला है यहाँ उमैर खान को, कांग्रेस वाले को। अब उमैर खान और सुनील साव को नहीं मिला, जो पिछली बार मजबूत लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो यह समीकरण था कि मुसलमान के साथ वैश्य को जोड़कर हम बिहार शरीफ फतह कर लेंगे, वह इस बार थोड़ा कमजोर पड़ गया। उमैर खान अब मुसलमानों, देखिए केवल मुसलमानों का वोट लेकर के आप बिहार शरीफ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। नीतीश कुमार का क्षेत्र है, नीतीश कुमार का घर है, और भारी मन, आधा मन, खाली मन, दानिश मल्लिक, आयशा फातिमा, पप्पू खान, समझ ही रहे हैं। तो इस स्थिति में फिर से यहाँ लड़ाई तो सीधे, और देखिए यहाँ दिनेश कुमार शायद पहले मेयर रहे हैं बिहार शरीफ के, उन्हें जनसुराज पार्टी ने टिकट दे रख, लेकिन दिनेश कुमार जो करेंगे वह नुकसान डॉक्टर सुनील कुमार को पहुंचाएगा। यह बात भी सही है। तो ये रही बिहार शरीफ की बात। तो इन 5 विधानसभा सीटों की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। फिर कल कि ये अलग 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार में काफ़ी कम दिन रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इस जाते हुए समय में अभी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारे दुविधाएं उत्पन्न होंगी। देखना होगा कौन इस महासमर में फतह अंतिम 48 घंटे और फिर 24 घंटे चुनाव को बदलते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये ध्यान रखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।